डियर फ्रेंड्स, आज मैं फिर मेरी कहानी का नया एपिसोड आपको बताऊंगा, आपसे शेयर करूंगा। मेरे पिताजी, मेरे फादर, वो जम्मू से बहुत ज़्यादा अटैच्ड थे, क्योंकि बचपन में वो हर किसी चीज़ के लिए वो जम्मू जाया करते थे। जम्मू पास में था, बहुत दूर नहीं था। हालांकि उन्होंने अपनी पढ़ाई सांबा से की, लेकिन उनके सारे मित्र वगैरह जम्मू में थे। और फिर हमारे गांव के काफ़ी लोग जम्मू में जाकर के बस भी गए थे, पार्टीशन के बाद खास करके। जैसे मैंने बताया कि सिर्फ 2-3 फैमिली ऐसी रही हैं जो जम्मू को छोड़ करके बाहर जाके बसें, जिनको आर्मी वालों ने जाके बसाया गुरदासपुर और पठानकोट और मोकेरिया के आसपास। बाकी के सब लोग जो है वो जम्मू में ही रहे, और पढ़ाई के बाद भी और पढ़ाई के समय में भी हर चीज़ के लिए उनको जम्मू ही जाना पड़ता था। और जम्मू में काफ़ी रिश्तेदारियां भी थीं, और वो उनको भूले नहीं थे। उनके सारे मित्र भी जम्मू में थे, इसलिए जब भी उनको मौका मिलता वो लखनपुर से जम्मू की छोटे वाली बस उन दोनों चला करती थी, मिनी बस जो बाद में कहलाई, वैसी बसें चला करती थी। उनमें बैठ करके तुरंत वो जम्मू पहुंच जाते थे। मेरे से उनका बहुत ज़्यादा स्नेह था, इसलिए वो मेरे को हमेशा, हालांकि मैं बहुत छोटा था लेकिन चल पाता था मैं, वो मेरे को हमेशा साथ ले जाते थे। अब जम्मू में उनको काफ़ी घूमना होता था, अपने मित्रों के पास, सबके पास जाना होता था, और वहाँ वो हर जगह मुझे कैरी नहीं कर सकते थे, ले जा नहीं सकते थे। इसलिए सबसे पहले जम्मू सिटी में जाते ही वो बाहू फोर्ट में जाते थे। बाहू फोर्ट में जो बावे वाली माता है, वहाँ वो बैठ करके और पूजा करते थे नियमित रूप से। और फिर बाहर आकर के जो एक छोटा सा, उन दिनों में उजड़ा हुआ पार्क होता था, अब आजकल मैंने देखा है बहुत अच्छा हो गया है, वहाँ पे एक खड़े होकर के पूरे शहर को वो देखा करते थे। शायद अपनी यादें ताज़ी करते हों। उस समय वहाँ पे बंदर काफ़ी थे, और मैं डरा हुआ उन बंदरों से किसी कोने में छुप जाता था। पिताजी जम्मू के दर्शन करके और फिर आते, फिर मुझे ले जाते। और वहाँ उन दिनों में एक उजड़ा हुआ शालीमार बाग के नाम से जगह थी, बाग थी। उसी बाग में मुझे एक पॉइंट पे बैठा देते और मुझे कहते कि मैं अभी आता हूँ, 1-2 घंटे में, और मुझे कुछ खाने की चीज़ कोई दे जाते। और वो फिर निकल जाते जम्मू में घूमने के लिए, अपने दोस्तों से या अपने जान पहचान या रिश्तेदारों से मिलने के लिए। जब वो घूम घाम के आते तो मैं उसी पे या तो वहाँ बैठा होता था या फिर मैं सो जाता था। उसी पे जो एक पत्थर का तख्ता सा था, उस पे मैं लेट जाता था। मुझे उठा के फिर वो ले चलते थे। ऐसा लगभग जब भी वो गांव में आते थे तो महीने में कम से कम 2 बार तो हो ही जाता था, क्योंकि फिर वापस अपनी ड्यूटी पे चले जाते, और फिर ड्यूटी से 6 महीने बाद या 4 महीने बाद आना होगा। जब आएंगे तब भी उनको जम्मू तो जाना ही जाना है, क्योंकि उनकी सारी बचपन की यादें और बचपन के सब जो भी उनके माइंड में था, वह सब जम्मू से ही संबंधित था। जम्मू उनके लिए अपना होम टाउन की तरह था, जहाँ वो आकर के बहुत ही खुश होते थे और बहुत ही उनको अच्छा लगता था, जो उनका चेहरा देख के ही मुझे पता चल जाता था। अभी जो मैं घटना बताने वाला हूँ वह जम्मू से पठानकोट वापस आते वक्त एक दिन जैसे गए हुए थे, मुझे वहीं उन्होंने शालीमार बाग में छोड़ा
और जब शाम को मुझे लेकर के बस में बैठे, और वो बस उन दिनों में बड़ी अजीब हुआ करती थी। उनका इंजन आगे की तरफ बहुत निकला होता था, हर बस में एक टिकट देने वाला होता था, एक खलासी होता था, और एक हैंडल मारने वाला और एक ड्राइवर होता था। इस हैंडल मारने वाले व्यक्ति की इतनी ड्यूटी होती थी कि वह जब बस चलती थी तो उसके आगे एक लोहे का डंडा डाल के, जो कि करीबन ऐसे एल शेप्ड की तरह होता था, और उसमें डाल के उसको घुमाता था, ज़ोर से घुमाता था, और 4-5 बार घुमाने के बाद में बस चल पड़ती थी। ये मैनुअल सिस्टम ही होता था, और उसी डंडे को मार मार के वो बस के टायर के अंदर हवा कितनी है इसका भी पता करता था, और फिर वो आकर के वापस बस में बैठ जाता था। बस चलते चलते अगर कहीं पे गर्म हो जाती थी तो गर्म पानी का फव्वारा उसमें आगे से निकल पड़ता था। वह कई बार जो बस में बैठे लोग होते थे उन पे भी गिर पड़ता था। कभी कभी जो ड्राइवर है, खलासी है, टिकट चेकर है, वो भी उससे गर्म पानी से इंजर्ड हो जाते थे। गाड़ी को वहीं खड़ा कर दिया जाता था, और फिर इसी खलासी की ड्यूटी होती थी कि आसपास के नालों में से कहीं में जो आर्मी के कुप्पी एक रहती थी उसमें पानी लेकर के आए और उसको इंजन में डाल करके इंजन को ठंडा करें। अक्सर जम्मू जाते वक्त और आते वक्त एक आध बार इंजन गर्म हो ही जाता था। शायद इतनी अच्छी बसें उस वक्त पठानकोट, लखनपुर से और जम्मू तक नहीं लगाई जाती होंगी। लखनपुर सुजानपुर एक कॉमन टाउन है, जॉइंट है, जहाँ बीच में एक पहले भी और अब भी, जो जैसे नेपाल के बॉर्डर पे है, एक तरफ विराटनगर और एक तरफ जोग बने, वैसे ही लखनपुर और इस तरफ सुजानपुर का बॉर्डर वहाँ पे लगता है। खैर, वहीं से बस पे हम चढ़ा करते थे और वहीं पे आके वापस उतरा करते थे। उस दिन जैसे ही हम शाम को बस में बैठे, उन्होंने आखिरी बस पकड़ी जो शायद 4 या 4:30 बजे उन दिनों में चला करती थी। रात को उन दिनों बसेज नहीं चलती थीं, और हम जैसे ही वहाँ से चले और बड़ी ब्राह्मणा पहुँचे थे कि इंजन गर्म हो गया और इंजन में से फव्वारा निकल पड़ा। उस फव्वारे ने कई लोगों को जलाया, पानी से, गर्म पानी से। मेरे पे भी थोड़े से छींटे पड़े, लेकिन कोई फफोला नहीं हुआ। और उसके साथ ड्राइवर ने नीचे जब उतर के देखा तो उसने आके बताया कि इसका टायर भी एक पंचर हो गया है। अब टायर भी पंचर हो गया, उसमें से पानी भी निकल आया, इंजन गर्म हो गया। उसने थोड़ी सी कोशिश की इंजन को चलाने की, नहीं चला। पर उसने कहा टायर का पंचर निकालने के लिए हमें टायर को वापस जम्मू भेजना होगा। और वो किसी आने वाले ट्रक या बस की इंतज़ार करने लगा कि जब कोई बस अगर उधर से आएगी या ट्रक आएगा तो उसको वह टायर देगा खलासी के साथ, और खलासी उसका पंचर लगा के वापस आएगा, और फिर कोशिश की जाएगी ठंडा पानी डाल करके वापस इस बस को चलाने की। इस सारी प्रोसेस को घंटा भर तक कोई बस वहाँ से नहीं आई है। अंधेरा होने लगा तो ड्राइवर ने कह दिया कि देखो भाई, अब कोई पता नहीं है सामने से कोई बस आएगी भी या नहीं, इसलिए आप थोड़ा बहुत इधर उधर घूम सकते हैं। जब बस चलने लगेगी तो मैं सीटी बजा दूंगा, तब आप आ जाइए, लेकिन 2-3 घंटे तक कोई संभावना नहीं है कि बस चलेगी। ये आने वाली आखिरी बस थी, इसलिए उसके बाद कोई जम्मू से भी बस नहीं आ रही थी। इसलिए मैं पास में उस वक्त बड़ी ब्राह्मणा में, जो अब मुझे नहीं दिखाई देता, मैं जब जाता हूँ तो एक बहुत अच्छी नहर थी, नेचुरल नहर या नाला पानी का कह दीजिए, बहुत अच्छा था, बहुत स्वच्छ पानी उसमें बह रहा था। तो मैं उस नाले को ऑब्जर्व करता रहा, और उसके साथ उस नाले के किनारे किनारे पे सड़क थी, और सड़क पर प्लम के पेड़ थे, लाइन से लगे हुए बहुत सारे प्लम के पेड़ थे, और उनमें खूब सारे प्लम लगे हुए थे। प्लम को हम लोग लूचा कहते हैं।
तो वो सब लूचे के पेड़ थे और वहाँ उस पर बहुत सारे लूचे लगे हुए थे और मेरा मन उन लूचों को खाने के लिए चल पड़ा और मैं हर पेड़ से एक एक दो दो जो पके हुए लूचे थे निकाल करके और खाने लगा। खाते खाते मैं 5-7 पेड़ आगे निकल गया। मुझे ध्यान नहीं रहा कि पीछे बस खराब है और अंधेरे भी बढ़ने की संभावना हो गई कि इतने में एक लेडी ने मुझे पुकारा। क्या कहा? कहा, अरे तू हरिराम का पोता है? हरिराम मेरे दादाजी का नाम था। उसने मुझे देखा और तुरंत कहा, तू हरिराम का पोता है? और मेरा हाथ पकड़ लिया। मैंने कहा हाँ। बोले तू यहाँ क्या कर रहा है? तो मैंने कहा ऐसे ऐसे बस खराब हो गई है। पिताजी वहीं खड़े हैं। तुरंत कहा, प्रेमा वहीं खड़ा है? कैसा बेवकूफ़ है, उसको मेरे पास क्यों नहीं आया? मैंने कहा वो तो वहीं खड़े हैं, बस जहाँ खड़ी है। तो मेरा हाथ पकड़ करके और जहाँ पे लोग खड़े थे वहाँ ले आई और मेरे फादर साहब का हाथ पकड़ा और अपने घर ले आई। तब मेरे को पता चला कि वो मेरी मौसी थी। वो मेरी माँ की कजन बहन थी। एक ही साथ उनका पालन पोषण हुआ था। पिताजी को अच्छे से जानते थे, पिताजी भी जानते थे, पर पिताजी कुछ अपना उनको मन में हिचक रही होगी या उनको याद नहीं रहा होगा, इसलिए उन्होंने उनसे अप्रोच नहीं किया था। उन्होंने कहा बस जाए भाड़ में, अब 3 दिन से पहले तुम यहाँ से नहीं जाओगे। मेरे पिताजी के जो मेरे मौसा जी थे वो भी आ गए। वो उस वक्त गांव के सरपंच थे, तो इसलिए उनकी बहुत चलती थी, बड़ा सम्मान था उनका वहाँ पे। घर भी बहुत सुंदर था, बड़ा था, आंगन बड़ा चौड़ा सा था और सामने वो एक रिवोल्यूट चलता हुआ बहुत सुंदर दृश्य बनता था। उन्होंने 3 दिन का बैन लगा दिया, सामान उठा के वो घर पे ले आए और फिर 3 दिन तक मैं अपनी मौसी के यहाँ और मेरे पिताजी रहे। उन्होंने ऐसा आदर सम्मान और मेरे को प्यार किया और जाते वक्त वहाँ से लूचे तोड़ करके कोई 1 किलो थैले में 1-2 किलो डाल करके मुझे साथ में दिए और कहा ये रास्ते में खाते जाना। और जो उन्होंने आदर सत्कार मेरा किया वो मैं जीवन भर नहीं भूल सकता, वो जीवन भर मैं नहीं भूल सकता। उन्होंने 3 दिन तक हमको रखा और चौथे दिन सुबह वहीं बस स्टैंड पे आकर के और उन्होंने नई बस में बैठा दिया। अब प्रश्न ये उठता है कि खाली मेरी शक्ल देख करके उन्होंने मुझे कभी नहीं देखा था, क्योंकि मैं तो जम्मू के सिवाय कहीं गया ही नहीं था और हम कहीं सुदूर, उस वक्त हम लुहारों में रह रहे थे। ऐसे अनदेखे बच्चे को अचानक देख के उसके ग्रैंडफादर को पहचान लेना, यह एक ऐसे प्यार की निशानी है, ऐसे ममता की निशानी है। ऐसे संदर्भ जीवन में मेरे ख्याल में बहुत कम लोगों को मिलते होंगे। मैं खुश मैं बड़ा अच्छा भाग्य वाला आदमी हूँ कि मेरे साथ इस तरह से हुआ कि उन्होंने मेरी शक्ल देख के मेरे ग्रैंडफादर के शक्ल से मिला करके और मुझे ये तुरंत पहचान लिया कि तुम हरिराम के पोते हो, ग्रैंडसन हो। देखिए कितना अटैचमेंट, कितनी समझ और कितनी बुद्धिमानी भी कहूँगा कि आज तो मेंडल्स लॉ हम ढूंढते हैं, उस ज़माने का मेंडल्स लॉ शायद यही था। एनीहाउ उन्होंने फिर हमें बड़े उससे विदा किया और हम लोग फिर चौथे दिन वापस मुकेरियाँ पहुँचे, लखनपुर से आकर से, और वहाँ से हमने बस ली मुकेरियाँ के लिए और मुकेरियाँ पैदल चल के हम गाँव पहुँचे। माताजी बहुत इंतज़ार कर रही थी, उनको पता नहीं था क्या हुआ। उन दिनों में कोई टेलीफोन की सुविधाएं तो थी नहीं और कोई भी साधन नहीं था। तो वहाँ जा कर के जब हमने बताया तो मेरी माताजी बहुत खुश हुई कि अरे मेरी बहन वहाँ थी, तो कहने लगी मैं भी कभी मिलने जाऊँगी। उसके बाद मेरी माताजी मिलने गई कि नहीं गई ये तो मुझे याद नहीं, लेकिन हाँ यह संदर्भ मेरी पूरी जीवन में मुझे याद रहा, जिसको मैंने कई बार दोहराया, लोगों को बताया, अपने रिश्तेदारों को भी बताया कि इस तरह से पुराने ज़माने के लोग कितने बुद्धिमान और कितने
ही जिसे कहते हैं बहुत ही इमोशनल हुआ करते थे। धन्यवाद।